सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। फ्रेंड्स, ये है लेक्चर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों को पढ़ा था लेक्चर 1 में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले से हम बेसिक्स फंडामेंटल जान लेते हैं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जानना होता है तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। बेसिकली ये टॉपिक हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे क्योंकि प्रैक्टिस का ही टॉपिक है ये। और इस टॉपिक में आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये पूरे 11th एंड 12th में आपको काम आने वाला है। आपको हमेशा ये ज़रूरत पड़ेगा तो पूरे केमिस्ट्री में। तो इस टॉपिक को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सम बेसिक फंडामेंटल्स। तो देखिए, सबसे पहला फंडामेंटल है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। देखिए, कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग 1 मोल लेते हैं, जैसे कि कोई भी, अगर मान लीजिए हम लोग CO2 ही लिए 1 मोल, ठीक है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल, अगर CO2 के पार्टिकल्स की बात कर लें कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब बोलने का मेरा मतलब यही हुआ, आप कोई भी सब्सटेंस लो 1 मोल, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे ही। इसी को, यही पहला फंडामेंटल्स था, ठीक है। अब देखिए, मोल इज़ गिवन टू बी द SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मेनली जो सब्सटेंस के बारे में हमको जानना होता है कि उसका अमाउंट के बारे में हमको बताना होता है, तो हम लोग मेनली उसको देते हैं मोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए हमें केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ पूछा है कि CO2 का अमाउंट बताएं, मतलब किसी भी चीज़ में देना है, तो मेनली हम लोग इसका जो अमाउंट लेते हैं वो मोल में लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, सब्सटेंसेज ऑफ एनी टाइप आर इंक्लूडेड इन दिस। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी सब्सटेंसेज इंक्लूड किया जा सकता है, आइदर इट इज़ गैस, सॉलिड और लिक्विड, किसी को भी हम लोग इसमें कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के लिए वैलिड है। तो आपको ये बेसिक 3 कॉन्सेप्ट थे, आपको ये पता होने चाहिए। और एक और, N जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। ये आप नोट कर लेना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये हो जाता है नंबर गिवन वेट, मतलब किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट दिया गया है वो, यानी कि ये गिवन वेट। और ये हो गया हमारा किसी भी सब्सटेंस, जैसे CO2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है 44। इसी तरह ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। तो ये, तो आप यहाँ सिंपली मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 22 ग्राम CO2 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे N इज इक्वल टू 22। ये गिवन वेट क्या है, 22 ग्राम है, तो 22 ग्राम, और CO2 का कितना होता है 44 ग्राम। तो यहाँ क्या हो गया 44 ग्राम, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 1/2 मोल। तो ये हाफ मोल प्रेजेंट है CO2, बोलने का मतलब ये हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन है 2.5 मोल्स NH3 मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ वेसल, हाउ मेनी NH3 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन इट। तो हमें बोला गया है कि किसी भी, मतलब कोई एक वेसल में, किसी एक वेसल में 2.5 मोल्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी NH3 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन इट। देखिए, 2.5 मोल्स दिया हुआ है हमें NH3 का। तो अभी मैंने आपको बताया था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ भी 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ओके। ये तो हमें पता है। अब हमें क्या बोला है, यहाँ बोला है हमें कि 2.5 मोल्स ऑफ NH3 में क्या होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब 1 मोल NH3 में इतना मॉलिक्यूल्स है तो हमें 2.5 में निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2.5 मोल्स NH3 कंटेंस, बताओ कितना होगा। देखिए सिंपल, जब 1 मोल में इतना है तो 2.5 मोल में कितना होगा, सिंपली हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2.5। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो इधर अगर इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23
इसको हम लोग 5/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3.01, तो ये हो गया 15.05 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो यही आंसर हो गया। देखिए एक मोल में होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब हमसे पूछा है कि 2.5 मोल्स में कितने होंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 2.5 मोल्स ऑफ NH3 कंटेंस 6.02 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ 2 मोल्स ऑफ H2SO4 दिया हुआ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीज़ें कैसे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एनी सब्सटेंस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स में, मतलब 2 मोल में H2SO4 में क्या होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 मोल का निकाल लेते हैं। 2 मोल H2SO4 कंटेंस, ये हो जाएगा हमारा 6.02 इंटू 10⁻23, और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो ये हमारा मॉलिक्यूल निकल जाएगा 2 मोल्स का। तो यहाँ क्या हो गया 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये। देखिए अब हमको ये इसमें एक चीज़ और जानना होता है। जैसे आपको 1 मोल H2SO4 दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 मोल H2SO4 है, तो हम अभी 1 मोल से समझते हैं। तो देखिए ये 1 मोल H2SO4 है, हमसे पूछेगा यहाँ पे कि इनमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ H हाइड्रोजन का बताना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर का बताना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का बताना है। तो देखिए 1 मोल H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे 2 है, H2 है, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे क्या है 2 मोल हाइड्रोजन, ठीक। सेम यहाँ पे एक सल्फर 1 है, तो यहाँ क्या कंटेन हो जाएगा 1 मोल सल्फर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा 4 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तो मोल निकल गया कि 1 मोल में इतने मोल हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। बट अब हमें जब मॉलिक्यूल पूछेगा तो मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं, सिंपली जब 1 मोल में होता है 6.02, तो हम लोग क्या करेंगे 2 मोल में, अगर यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सिंपली यहाँ पे भी सल्फर कर देंगे, यहाँ तो सीधे 1 मोल है, तो आपको पता है कि 1 मोल में कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 मोल है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि 1 मोल में क्या होता है, इतना होता है। तो सिंपली 4 मोल में हमसे पूछा जा रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली बस हमें यही करना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और पूछा जाता है आयंस के बारे में, तो मैं अब आयंस के बारे में बताऊंगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि आपको क्या यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया, अब सब नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम इसमें चार्ज का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम जान लेते हैं कि H2SO4 किस कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटता है। H2SO4 क्या टूटेगा 2H प्लस SO4 2-, ठीक है। तो देखिए हमें पूछा जाता है कि 2 मोल्स में कितने मतलब कितने मोल्स चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए जब 1 मोल H2SO4 लेते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाएगा कि SO4 पे कितने चार्ज हैं। तो देखिए 1 मोल SO4 2- में कितने चार्ज है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ये 1 मोल हुआ। तो 1 मोल में क्या हो गया 2 चार्ज, यानी कि ये हो गया। तो देखिए यही हमसे पूछा जाएगा कि अब 2 मोल्स में कितने हैं। तो 2 मोल्स में कितने हो गए, 2 मोल्स में हो जाएंगे 2 इंटू 2 और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट होंगे,
ठीक है, 4 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो गए यहाँ H2SO4 में, यानी कि SO4 2 माइनस में। अगर 2 मोल लेते हैं तो यहाँ पे तो 1 मोल टूटने पे 1 मोल बन रहा है, तो 2 चार्ज निकला। अब यही जब यहाँ पे हमसे पूछा गया 2 मोल में, तो 2 मोल्स होता है तो क्या हो जाएगा 2 × 2, यानी कि 4 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें एक यहाँ पे डिटेल जानना है। मैं आपको, ये बेसिक डिटेल है और ये सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन है चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो सिंपली 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यानी कि जो आप देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, यानी कि जब एक माइनस चार्ज होगा तो यहाँ पे कितना चार्ज, इसको हम लोग लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए। जब हमको पूछेगा कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हमें पूछा जाए, तो देखिए 1 मोल पे हम लोग क्या, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इसका यही मतलब हुआ। तो देखिए हम लोग सिंपली, जब पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो इतना 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, सिंपली हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चार्ज निकल जाएगा, यानी कि हो गया 96500 कूलम पर मोल। ये हमारा चार्ज आ गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए इतना चार्ज हुआ, तो इसी को हम लोग कहते हैं 1 फराडे, यानी कि 96500 कूलम पर मोल को हम लोग कहते हैं 1 फराडे चार्ज। ये हो गया आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मोल के लिए होता है 1 फराडे, और यानी 1 फराडे या फिर 96500 अगर कूलम में रहा तो आप बेसिक ये सब उतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। एक तो ये याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.66 × 10⁻19 कूलम, और फिर जब 1 मोल पे पूछेगा, अगर कूलम में पूछा है तो 96500 कूलम, और 1 मोल के इसी को हम लोग कहते हैं 1 फराडे। ठीक है, यानी कि 1 मोल पे हो गया 1 फराडे या फिर 96500 कूलम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए, क्वांटिफाई द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 3.5 मोल PO4 3- आयन। मतलब हमें बताना है कि 3.5 मोल ऑफ PO4 3- आयन में कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में, मतलब डिटेल से पहले वाले एक जो क्वेश्चन था उसमें बताया था H2SO4 वाले में, कि जब 1 मोल आयन लेते हैं, जैसे 1 मोल PO4 3-, तो जो ये चार्ज है वही हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि 1 मोल्स ऑफ P4O3- कंटेन्स 3 मोल नेगेटिव चार्ज, यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे पूछा है क्या 3.5 मोल में। ठीक है, 3.5 मोल ऑफ PO4 3- में कितने आयंस प्रेजेंट है। तो देखिए, जब 1 मोल में इतना था तो 3.5 मोल्स में कितने होंगे, 3 × 3.5 मोल। ठीक है, यानी कि हमारा चार्ज कितना हो गया 10.5 मोल चार्ज, ये हमारा चार्ज हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि 1 मोल में कितने चार्ज होते हैं, 1 मोल चार्ज में उसको हम लोग कहते हैं 1 फराड, या फिर 96500 कूलम पर मोल। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं 10.5 फराड कह सकते हैं ना। तो यहाँ चार्ज निकल गया 10.5 फराड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और आप ऐसे देखिए, मैं आपको हमेशा नहीं बोलूँगा, आप हर एक स्लाइड के बाद, हर एक बोर्ड मतलब फिल हो जाने के बाद आप एक बार पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इस चैप्टर में आप क्वेश्चन से ही जितना है आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है, आउट ऑफ 2.5 मोल CO2 4.4 ग्राम CO2 वाज रिमूव्ड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट। देखिए, हमें दिया गया है कि 2.45 मोल CO2 जो है उसमें से 4.4 ग्राम CO2 जो है वो रिमूव कर दिया गया, उसके बाद कितने मॉलिक्यूल्स बचे। तो सबसे पहले देखिए, ये 4.4 ग्राम CO2 रिमूव किया गया, यानी कि कितने मोल्स CO2 मॉलिक्यूल रिमूव करे गए हैं, यानी कि N ऑफ CO2 रिमूव्ड,
ये हो गया 4.4 ग्राम बाई 44 ग्राम। ये क्या हो गया 0.1 मोल, यानी कि 0.1 मोल CO2 मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव कर दिया गया। तो हमारे पास दिया कितना गया था 2.5 मोल्स, तो यानी कि 2.5 मोल्स से हम लोग नहीं, देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 2.5 मोल्स CO2 0.1 मोल CO2 रिमूव्ड। ठीक है, तो लेफ्ट कितना बचा हमारे पास, लेफ्ट अमाउंट ऑफ CO2 कितना हो गया 2.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 2.4 मोल्स। ठीक है, इतना मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हमारे पास बच गया। अब देखिए हमें पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमसे पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था कि एक मोल में किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो देखिए 1 मोल ऑफ CO2 contains 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कितना बचा 2.4, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे 2.4 मोल्स में कितने हो जाएंगे 2.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स बच गए 2.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 14.4 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे लेफ्ट होंगे। तो बस यही हमसे पूछा गया था कि 2.5 मोल CO2 से जब 4.4 ग्राम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास कितना मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो कितना मॉलिक्यूल्स निकाला गया उसको हम लोग मोल्स में कन्वर्ट कर लिए। 4.4 ग्राम रिमूव किया गया था, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.1 मोल। तो यही देखिए आउट ऑफ 2.5 मोल CO2 0.1 मोल जो हो गए हम लोग रिमूव कर दिए। ठीक है, रिमूव कर दिए तो हमारे पास CO2 कितना बचा 2.5 इंटू 2.5 में से 0.1 हटा दिए तो बचा कितना 2.4 मोल्स। तो वही हम लोग किए कि 1 मोल में होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास 2.4 मोल्स कितने हो जाएंगे 2.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 यानी कि 14.4 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बस यही था इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास एक लॉ है वो देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आपको पता होना चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमें यहाँ पे है ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ये नॉन मेटल मेटेलॉइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। एकदम आपको ध्यान रखना है कि ये मेटल्स के लिए ही हम एप्लीकेबल करेंगे, यानी कि जहाँ मेटल्स होगा वहीं हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से जो है वो ये लाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ होता क्या है, इसमें होता है कि अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। मतलब ये एक वैल्यू है 6.4, जब हम लोग स्पेसिफिक हीट और अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6.4 आता है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये हम लोग लेंगे कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में, तभी ये वैल्यू आता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि किसी भी गैस का स्पेसिफिक हीट इतना है तो आपसे पूछ देगा कि उसका अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास, या बेसिकली ये डायरेक्ट ही पूछ देते हैं कि एटॉमिक मास क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप जब स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और आप ध्यान रखेंगे किस यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ कैलोरी में दिया रहेगा तो सिंपली आप अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4, तो आप इधर इसको डिवाइड कर दोगे, यानी कि 6.4 को डिवाइड कर दोगे स्पेसिफिक हीट से तो आपका अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो अगर यहाँ स्पेसिफिक हीट जो है वो जूल में दिया रहा
तब हम क्या करेंगे, तो देखिए अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हो जाएगा 25। जैसे यहाँ पे 6.4 था, यहाँ पे 25 हो जाता है जब यहाँ पे जूल में आ जाता है। तो बस यही आपको मेनली आपको ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ और भी थ्योरी हैं, उनको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक और लॉ है, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फस क्रिस्टल। देखिए इस यहाँ क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट हैव सिमिलर अरेंजमेंट्स, ठीक है, ऑफ एटम्स सेम शेप एंड साइज ऑफ क्रिस्टल सच दैट आइदर कैन ग्रो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस क्रिस्टल। मतलब देखिए जिस सब्सटेंस में जो सिमिलर अरेंजमेंट होगा ऑफ मतलब एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो सिमिलर होगा, सेम शेप का होगा, साइज ऑफ क्रिस्टल सेम होगा, ठीक है, जो है ये दोनों क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में दोनों ग्रो कर सकता है। जैसे एग्जांपल से आप देखिए यहाँ पे है FeSO4.7H2O एंड JdSO4.7H2O, ये दोनों जो है वो आइसोमॉर्फस है। क्यों? जब आप लोग SO4 सॉल्यूशन में अगर दोनों डालते हो तो ये दोनों एक तरह से ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों का देख रहे, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, सेम है, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Zd है, ठीक है, यहाँ पे Zn है, ठीक है। तो देखिए Fe है, Zn है, तो यहाँ पे बस यही है ना, एलिमेंट चेंज हुआ है लेकिन जो अरेंजमेंट है, एक Fe है तो एक Zn है, SO4 है एक SO4 एंड सार, तो ये हो गया आइसोमॉर्फस। यही होता है आइसोमॉर्फस। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे भी देखिए सेकंड एग्जांपल में, यहाँ है Na2SO4 एंड Na2Se4। तो देखिए यहाँ भी तो अरेंजमेंट सेम है क्योंकि Na2 है SO4 SO जो है वो 4 है, Se4 है। तो यही सेम चीज़ होता है ये हमारा आइसोमॉर्फस क्रिस्टल में, मतलब कि दोनों का अरेंजमेंट बेसिकली सेम होना चाहिए। तो बस यही था आइसोमॉर्फस क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इन द सल्फाइड Fe 0.94 is 1.00। मतलब हमें बताना है कि इस कंपाउंड में Fe+2 टू Fe+3 का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट अस कंसीडर Fe 0.94 in terms of Fe+2 एंड Fe+3। मतलब जो यहाँ पे Fe 0.94 है उसको हम लोग को तोड़ना है Fe+2 एंड Fe+3 अमाउंट में, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं लेट मतलब किसी एक अमाउंट को आप x मान लो, लेट Fe+2 बी x, देन क्या हो जाएगा Fe+3 बी 0.94 माइनस x, ये हो जाएगा हमारा। और देखिए यहाँ पे तो ये हो गया, बट यहाँ पे देख रहे हो ये टोटल जो कंपाउंड है ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो देखिए न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि Fe+2, यहाँ +2 को x हमने माना है तो यहाँ पे Fe+2x और Fe+3 0.94 माइनस x, क्योंकि ये तो हम लोग यही माने, ठीक है। और वो जो है s जो है हमारा 1.00, ठीक है। ये तो हमारा ऐसे हो गया। तो इसको जब इसमें ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 × x, ठीक है, और यहाँ पे +3 × 0.94 माइनस x, और यहाँ पे -2, क्योंकि सल्फर पे चार्ज कितना होता है -2 = 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप टोटली आप मल्टीप्लाई करके करते हैं तो ये क्या हो गया 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आप क्या हो जाएगा 2.82 हो गया, और उसके बाद ये हो गया 3x और ये -2 = 0, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -x और ये -2 यानी कि 0.82 माइनस x = 0, यानी कि x = क्या हो जाएगा हमारा 0.82, यानी कि ये जो Fe2+ जो आया वो हमारा क्या आ गया 0.82, यानी कि ये हो गया हमारा 0.82, और ये कितना हो गया 0.94 माइनस 0.82, तो ये क्या हो गया हमारा
0.12। तो बस यहाँ पे ये वैल्यू निकल गया Fe+2 का एंड Fe+3 का। बट हमें क्या यहाँ निकालना है, यहाँ रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, Fe+2 बाई Fe+3। तो +2 हम लोग क्या निकाला 0.82 बटा 0.12, यानी कि ये गया तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 82/12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस यही था। ये आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्टली ये पूछा जाता है। अब सिंपली ये याद रखोगे, मेथड मेनली आप याद रख लेना। याद क्या रखना है आपको, सबसे पहले जो दो का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको तो कंसीडर कर लीजिए कि एक को x मान लेंगे, एक को जितना दिया हुआ है ये -x कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका टोटल चार्ज जोड़ के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 2 +2 इंटू x हो जाएगा, फिर 3 इंटू 0.94 -x हो जाएगा, और ये सल्फर का -2 होता है इसलिए -2 यहाँ पे =0। अब बाकी सॉल्व कर लेना, बाकी हो जाएगा। तो बस यही था, और आगे हम लोग देखते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्या कहोगे आप, ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बोरॉन एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप, मतलब हमें बोला गया कि बोरॉन 2 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। एक तो बोरॉन 5 और बोरॉन 510 एंड एक बोरॉन 511, ठीक है। इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ द बोरॉन इन द पीटी इज गिवन टू बी इतना, मतलब एटॉमिक मास बोरॉन का इतना दिया गया है। तो हमें बोला जा रहा है व्हाट इज़ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द हेवियर आइसोटोप, मतलब हेवियर आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस क्या होगा वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है इसका अमाउंट x मान लेते हैं, इसका अमाउंट 1 - x हो जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि टोटल जो जोड़ के अगर हम लोग निकालें तो ये 1 होता है, तो इसलिए देखिए लेट द अमाउंट ऑफ B510 be x, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ B511 ये हो जाएगा 1 - x, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए जब ये हो गया क्या अमाउंट ऑफ, मतलब जब टोटल हम लेते हैं एक तो होता है। अब देखिए जब यहाँ पे करते हैं तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट मतलब रिलेटिव अमाउंट होगा, ये टोटल अमाउंट नहीं है। तो ये इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 10x + 11 इंटू 1 - x, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे ये हो गया = 10.81, ये हो गया, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10x हो गया प्लस 11 - 11x, ओके, = 10.81, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या बचा -1x = 10.81 - 11, तो ये हो गया -1x = -0.19, यानी कि x = क्या हो गया 0.19, यानी कि इसका रिलेटिव अबंडेंस क्या हो गया 0.19, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा था 1 - 0.19, ये हो जाएगा कितना 0.81। तो हमसे क्या बोला है रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। तो रिलेटिव अबंडेंस अगर ये तो हो गया रिलेटिव अबंडेंस इसका इतना और इसका इतना, क्योंकि आप पता है कि जब कोई भी रिलेटिव जोड़ते हैं दोनों का जोड़ के क्या होता है टोटल 1 आता है जब रिलेटिव जोड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ से यहाँ पे जो है 1 - x किए थे। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव अबंडेंस। अब इसी को परसेंटेज में निकालना है, तो ये तो रिलेटिव निकला हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0.19 इंटू 100, यानी कि B510 हो गया हमारा 19%। इसको भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा B511 = 81%। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव अबंडेंस, इन दोनों का निकल गया। तो बस यही था हमारा यहाँ की रिलेटिव अबंडेंस निकालना था। तो आप इसको इस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक में। एक तो पहले हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में, अब ये है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत क्वेश्चंस बनेंगे और इसको हम लोग एग्जांपल से भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट स्पीसीज इन अ रिएक्शन दैट कम्प्लीटली गेट्स कंज्यूम्ड। तो देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता क्या है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए रिएक्शन में। वो
एकदम से पूरा कंज्यूम हो जाए, उस थोड़ा सा भी नहीं बचे, जो बचेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, जो कंज्यूम्ड हो गया वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट है, इट इज़ ड्यू टू दिस लिमिटिंग रिएजेंट दैट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन टर्मिनेट्स। ठीक है, जब लिमिटिंग रिएजेंट, इसका कहने का मतलब है ये कि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन टर्मिनेट कर जाता है, यानी कि जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा तब तक रिएक्शन चलेगा, उसके बाद रिएक्शन टर्मिनेट कर जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, देखिए अब थर्ड पॉइंट है, ऑल रिएक्शन स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ टू द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मतलब देखिए जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें जो भी आपका कैलकुलेशंस करना होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के स्टिचियोमेट्री के बेस पे होगा। ठीक है, यही तीनों बेसिक पॉइंट्स है यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट के, जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनको करने के लिए यही तीनों इंपॉर्टेंट पड़ेंगे। आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से समझिएगा तो आपका कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप समझ लीजिए, और मैं अभी क्वेश्चन कुछ करवाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन करवाऊँगा, 2 क्वेश्चन करवाऊँगा, आपको उससे पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ है कंसीडर 1N2 + 3H2 गिव 2NH3। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, 2 मोल्स ऑफ N2 एंड हाफ मोल्स ऑफ H2 आर टेकन। ठीक है, इन अ वेसल हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। मतलब हमसे बोला गया है कि ये रिएक्शन है, इसमें 2 मोल्स ऑफ N2 लिए एंड हाफ मोल्स ऑफ H2 लिए एक वेसल में, तो अमोनिया का कितना अमाउंट फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि 1 मोल N2 है और 3 मोल H2 है, तो यानी कि 1 मोल N2 के साथ कितने मोल H2 रिएक्ट करते हैं, 3 मोल्स H2। तो जब 2 मोल्स N2 है तो हमें क्या चाहिए, N2 है तो हमें 6 मोल्स H2 चाहिए, बट 6 मोल्स नहीं है, यानी कि सिंस 6 मोल्स ऑफ H2 नॉट प्रेजेंट, क्योंकि जब 6 मोल्स ऑफ H2 प्रेजेंट नहीं है तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, क्योंकि जब जितना हमको ज़रूरत ही नहीं है उतना है ही नहीं, तो वो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करवा पाएगा, यानी कि हमारा यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया, H2 हो गया। तो अब देखिए जो वहाँ लास्ट पॉइंट था कि सारे स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन जो होंगे वो होंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के स्टिचियोमेट्री के बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पे 3 मोल था तो 2 मोल NH3 फॉर्म कर रहा था, तो देखिए यही करना है कि 3 मोल्स H2 प्रोड्यूस 2 मोल्स NH3। ठीक है, तो अब हाफ मोल H2 है तो कितना प्रोड्यूस करेगा, 2/3 इंटू हाफ मोल्स। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 मोल्स H2 फॉर्म NH3, 1/3 मोल्स NH3 फॉर्म्ड हो गया। बट हमसे पूछा क्या है कि ग्राम में, तो देखिए अमोनिया का मास कितना होता है, अमोनिया का मास जो होता है वो होता है 17। तो यानी कि देखिए हमसे ग्राम में पूछा गया है, तो 1 मोल में कितना मास होता है, 1 मोल अमोनिया में हो जाता है, अमोनिया यानी कि NH3 17 ग्राम। ठीक है, तो 1/3 मोल्स में क्या हो जाएगा, 17 इंटू 1/3 यानी कि 17/3 ग्राम, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17/3 ग्राम NH3 प्रोड्यूस हुआ। तो बस इसका यही आंसर हो गया 17/3 ग्राम। तो बस ये था, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि देखिए यहाँ पे रिएक्शन में देख लेना है कि 1 मोल N2 है जो रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 से। ठीक है, 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 से, तो 2 मोल N2 के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि 2 मोल N2 है और हाफ मोल H2 है, तो 2 मोल N2 के लिए हमें 6 मोल H2 चाहिए। ठीक है, तो बट यहाँ पे 6 मोल है नहीं, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा क्या, H2, क्योंकि जो ये कम पड़ जा रहा है, जो कम पड़ जाता है उसी को हम लोग करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो सारे कैलकुलेशंस हैं अब इसके अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि H2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो देखिए 3 मोल ऑफ H2 जो होता है प्रोड्यूस कर रहा था 2 मोल्स ऑफ NH3,
बट हमारे पास क्या है, हाफ मोल्स ऑफ H2 है। तो देखिए हाफ मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस करेगा 2/2 और ये हो गया 2/3 इंटू 1/2 यानी कि 1/3 मोल्स। और हमें पता है कि 1 मोल NH3 होता है 17 ग्राम, तो 1/3 मोल हो जाएंगे 17 इंटू 1/3 यानी कि 17/3 ग्राम। तो बस यही आंसर था इसका। इसके आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। बस लिमिटिंग रिएजेंट आपको इतने में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो मैंने आपको बुक बताया है फिजिकल का, एन अवस्थी का, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो नहीं आपसे सॉल्व होता आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ कीजिए, क्योंकि इसी चीज़ के लिए हमने बनाया है कि सारे बच्चों का जो वो डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। तो आप अपना क्वेश्चन उसमें शेयर कर सकते हैं। और आप ज्वाइन करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक और लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कंसीडर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन दिया हुआ है हमें 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इफ़ 5 लीटर ऑफ SO2, मतलब SO2 का 5 लीटर लिया गया है, एंड 10 लीटर ऑफ O2, मतलब O2 का 10 लीटर लिया गया आर टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज एट द एंड। मतलब हमें बताना है कि लास्ट में कितने टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज बचेंगे इस रिएक्शन में। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। देखिए जब ये 2 मोल लेते हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है और 2 मोल SO3 बनता है, ठीक है। यानी कि जब ये 2 लीटर लेंगे तो ये 1 लीटर चाहिए होगा हमें, और ये 2 लीटर फॉर्म करेगा। ओके, तो देखिए जब ये 2 लीटर लेते हैं तो 1 लीटर चाहिए। तो यहाँ पे जब 5 लीटर लेंगे तो ये हमें क्या चाहिए, इसके हाफ चाहिए। यानी कि जब हम ये 5 लीटर लेंगे तो ये हमें चाहिए 5/2 लीटर, यानी कि 2.5 लीटर। तो देखिए यहाँ पे कौन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट ये जो है 5 लीटर है और ये ऑक्सीजन बच जा रहा है, बट SO2 पूरा कंज्यूम हो जाएगा। यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट ये हो गया SO2। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करेंगे, ठीक है। जब ये 2 लीटर था SO2, तो क्या हो रहा था, 2 लीटर SO3 फॉर्म हो रहा था। अब देखिए जब ये 5 लीटर लिए SO2, तो ये कितना फॉर्म होगा, 2/2 इंटू 5 लीटर SO3, यानी कि यह हमारा हो गया 5 लीटर, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा है कि टोटल कितने गैसेज जो होंगे, वो अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैसेज प्रेजेंट है एट द लास्ट, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज। हमसे ये किसी पर्टिकुलर गैस का नहीं, इस मतलब वेसल में कितने गैसेज है। तो देखिए एक तो हमारा SO2 तो पूरा कंज्यूम हो गया, ठीक है, बट ऑक्सीजन हमारा क्या 2.5 लीटर ही कंज्यूम हुआ। तो देखिए SO2 ये तो हो गया 0 लीटर, क्योंकि ये टोटली कंज्यूम हो गया। अब O2 हमारा 2.5 लीटर ही कंज्यूम हुआ 10 लीटर से, तो 10 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 7.5 लीटर, ठीक है। ये 7.5 लीटर हमारे पास बचा, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास SO3 भी तो है, तो SO3 क्या हुआ, SO3 हमारे पास कितना लीटर आया, 5 लीटर, यानी कि ये 5 लीटर बचा। तो हमारे पास टोटली कितना अमाउंट जो है वो गैसेज का आया। तो देखिए 7.5 प्लस 5, यानी कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया, हमारे पास हो गया 12.5 लीटर। ये हो गया हमारे पास इसका वॉल्यूम टोटल गैसेज का इस वेसल में। तो बस आज के जो लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का, इसमें इन्हीं सारी चीज़ों को मुझे बताना था आपको। आप हमें बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हमें इम्प्रूव करना है, वो भी हमें समझ में आएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब फ्राइडे को हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके लिए वेट कीजिएगा।